नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में भाई 11वीं की क्लास 11वीं की फिजिक्स चल रही है हमारी। 11वीं की फिजिक्स में जो है अध्याय तीसरा, पहला हमने क्या पढ़ाया था, पहला विमीय विश्लेषण पढ़ाया था और इसके बाद दूसरा पढ़ाया था, दूसरा क्या पढ़ाया था भाई, दूसरा पढ़ाया था प्रतिशत त्रुटि पढ़ाया था। तीसरा वैसे जो है तीसरा पढ़ाया था एक भौतिक गणित चैप्टर है तो वो पढ़ाया, तो वैसे ही चौथा चैप्टर आपका होना चाहिए। तो ये कौन सा चैप्टर होगा आपका? चौथा चैप्टर, अध्याय चौथा, ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है। तो ऋजुरेखी पथ पर गति में क्या टॉपिक चल रहा है भाई? पीछे के सभी वीडियो आप देखेंगे तब जाके आगे के ये वाला वीडियो हमारा समझ में आएगा। पीछे के जितने पार्ट हो गए हैं 20-22 पार्ट हो गए, सारे देखिए तब जाके ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो यहां से क्या टॉपिक चल रहा था भाई? गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति चल रही थी। किस विधि से? कलन विधि से या समाकलन विधि से। गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, गति का प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कल की क्लास में कराए थे भाई, पिछले वीडियो में कराए थे। गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति आज कराएंगे और किस विधि से है ये? कलन विधि या समाकलन विधि से है। तो गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। उसी प्रकार यहां से मान क्या लेंगे? मानेंगे क्या? माना कि ये जो है सबसे पहले हमने बताया था कोई गतिमान वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग कितने वेग से चल रही है? u वेग से चल रही है और ये t समय में, स्मॉल t समय में ये जो है कितना वेग प्राप्त कर लेती है? v वेग प्राप्त कर लेती है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में s दूरी तय करके, कितनी दूरी तय कर रही है? t समय में s दूरी तय कर रही है। ध्यान से देखिए भाई, t समय में s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहां से यही मान के चलेंगे। सबसे पहले मानेंगे क्या? माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु, माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, अपने प्रारंभिक वेग, अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, u से चल रही है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, क्या है हमने बताया था कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग कितने से चल रही है? u से चल रही है तथा t समय में, तथा स्मॉल t समय में s दूरी तय करके, s दूरी तय करके, s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है जो थ्योरी हमने समझाया आप इमेजिन करके चलेंगे भाई कि हमारे पास क्या है, कोई एक गतिमान वस्तु है, कोई भी गति कर रही है, मोटरसाइकिल या जो है कुछ भी। तो यहां से जो है कोई गतिमान वस्तु है, वो कितने वेग से चल रही? प्रारंभिक वेग u से चल रही है। तो मानेंगे क्या? माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, u से चल रही है तथा स्मॉल t समय में s दूरी तय करके, माना कि कोई जो है गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा स्मॉल t समय में, स्मॉल t समय में s दूरी तय करके, s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। समझ रहे हैं ना? v वेग प्राप्त कर लेती, बस इतना ही लिखा गया। तथा वस्तु का त्वरण, तथा वस्तु का त्वरण a है, वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण a है, a है। तब यहां से तब कंडीशन क्या बनेगी भाई? तब कंडीशन हमारे पास बनेगी, ध्यान से समझिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तब ध्यान से देखेंगे भाई, एक फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन अथवा दूरी बटा समय। तो विस्थापन अथवा दूरी यस है बटे समय t है। फार्मूला बेसिक सा होता है भाई, ध्यान से जो है समझ लीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल या वेग v है और दूरी कितना है? यस है बटे समय कितना है? t है। या वेग बराबर विस्थापन अथवा दूरी बटा समय। तो यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है?
चाल हमारे पास v है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से चाल क्या रखी हुई है, v रखी है, और विस्थापन क्या है, विस्थापन अथवा दूरी कितनी है, यस है, और बटे समय कितना है, t है। तो यहां से वेग बराबर विस्थापन अथवा दूरी बटा समय हो गया। तो विस्थापन और दूरी क्या कहलाएगी, यस है, और समय कितना है, t है। तो यहां से वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब यदि यहां से सूक्ष्म समय हो जाए, सूक्ष्म समय में दूरी कितनी होगी, सूक्ष्म ही दूरी होगी। जैसे क्या था, ये कोई गतिमान वस्तु थी, ध्यान से देखिएगा भाई, ये कोई गतिमान वस्तु चल रही थी और इसका प्रारंभिक वेग u था, और t समय में, ज्यादा समय में ज्यादा विस्थापन जो है तय कर रही थी। यदि सूक्ष्म समय की बात करें, केवल इतने समय में जो है, ये dt एक सूक्ष्म समय है। ध्यान से देखिएगा भाई, dt एक सूक्ष्म समय है, इतने समय के लिए, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। चूंकि समय क्या है, बहुत कम है, तो कम समय में कम ही विस्थापित होगी, कम ही विस्थापन होगा, कम ही दूरी तय करेगी। तो यहां से सूक्ष्म समय में सूक्ष्म दूरी क्या हो गई, dx हो गई। जब समय को सूक्ष्म कर देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, अपने आप सूक्ष्म हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास फार्मूला वही है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। तो विस्थापन बटे समय, समय को हमने सूक्ष्म कर दिया, तो यहां से विस्थापन या दूरी अपने आप क्या हो गई, सूक्ष्म हो गई। अब तिर्यक गुणा करा लेंगे भाई, तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। या जो है पक्ष परिवर्तन कर दो, ds को जो है क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू क्या लिखा है, ds बराबर लिखा है v इंटू डी टी लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे भाई, ds इज इक्वल टू क्या है, v इंटू डी टी। चूंकि हम गति के प्रथम समीकरण से क्या जानते हैं, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण हो चुका है चूंकि भाई, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। तो v की वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए। तो जब v की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है भाई, u प्लस ए टी रखा हुआ है, v के स्थान पर क्या रखा, u प्लस ए टी, और इंटू में क्या है, इंटू में dt रखा हुआ है। v के स्थान पर u प्लस ए टी इंटू डी टी उसी प्रकार है। अब dt का पहले पद में गुणा प्लस में dt का दूसरे पद में गुणा, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा क्या भाई, dt का पहले पद में गुणा कराई तो u dt हो गया। तो यहां से क्या बनेगा, u dt, और प्लस में क्या हो जाएगा, dt का दूसरे पद में गुणा तो at dt हो जाएगा, यहां से at और dt हो गया। अब यहां से अब ये पूरा हमारा समीकरण बन गया है। अब केवल और केवल क्या करना है, समाकलन कर देना है। चूंकि कलन विधि से कर रहे हैं तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ध्यान से देखिएगा भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। यहां से इस इधर का समाकलन ds का समाकलन, समाकलन ds हो गया, बराबर यहां से समाकलन u dt हो गया, प्लस समाकलन at dt हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां तक समाकलन होगा, लिमिट जरूर लगाएंगे। तो ds यहां से जो है सूक्ष्म दूरी को बढ़ा रहे हैं, ये यहां से चित्र बना ले तो बड़े आराम से आपको बन जाएगा। जैसे क्या है, ये प्रारंभिक वेग u से चल रही है, यहां से मान चुके हैं, माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, तथा t समय में, ध्यान से देखिएगा, t समय में यस विस्थापन या यस दूरी तय करके, यस दूरी तय करके, यस विस्थापन तय करके उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। t समय में यस विस्थापन तय करके वेग v प्राप्त कर लेती है। तो यहां से सबसे पहले दूरी क्या थी, यहां पर जब ये जो है आपका ये मेन पॉइंट है, दूरी यहां यस बराबर 0 था, और यहां तक पहुंचने में दूरी कितनी हो गई, टोटल यस बराबर यस दूरी तय कर लिया। दूरी 0 से लगा के कहां तक दूरी बढ़ रही है, यस तक दूरी बढ़ रही है। सूक्ष्म दूरी को बढ़ाएंगे, लेकिन कहां से कहां तक बढ़ाना है, समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है भाई। इस ds डी स्मॉल डी सूक्ष्म दिखा रहा है, सूक्ष्म यस का मतलब दूरी, सूक्ष्म दूरी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, इस इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक का मतलब शून्य अवस्था,
तो यहां से प्रारंभिक बिंदु से शून्य दूरी से कहां दूरी तक बढ़ा रहे हैं, यस दूरी तक बढ़ा रहे हैं। तो कहां से कहां तक दूरी बढ़ाई जाएगी, शून्य से लगा के यस तक बढ़ाई जाएगी। और समय भी इसी प्रकार, यहां ये प्रारंभिक बिंदु है इसलिए समय यहां पर क्या था, शून्य था, और यहां पर समय कितना हो गया था, समय पूरा टी समय में चल रहा है। तो यहां से समय को कहां से कहां तक बढ़ाएंगे भाई, चूंकि सूक्ष्म क्या है, यहां से समय सूक्ष्म दिख रहा है, टी सूक्ष्म दिख रहा है, यू सूक्ष्म नहीं है। जो सूक्ष्म नहीं है उसको नहीं बढ़ा सकते, तो उसका समाकलन क्या होगा, नहीं होगा, उस समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां से समय को बढ़ा रहे हैं, समय कहां से कहां तक बढ़ेगा भाई, शून्य से लगा के समय कहां तक बढ़ेगा, टी तक बढ़ेगा। तो शून्य से लगा के कहां तक, टी तक समाकलन करना है। इसमें भी देखिए सूक्ष्म क्या है, इस पूरे इक्वेशन में सूक्ष्म राशि रखी हुई, क्या, समय सूक्ष्म है। स्मॉल डी का मतलब सूक्ष्म कंडीशन है। तो समय जब सूक्ष्म है, समय को हम बढ़ा रहे हैं, और यहां से ये जो समय टी समय है, तो समय केवल सूक्ष्म दिख रहा है, वही बढ़ेगा। और जो त्वरण है आपका, ये सूक्ष्म नहीं है, त्वरण जो है सूक्ष्म नहीं है, तो इस समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समय को कहां से कहां तक बढ़ाना है, समाकलन का मतलब बढ़ाना। तो कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, शून्य से लगा के कहां तक, टी तक। तो शून्य से लगा के क्या हो जाएगा, टी तक। ये लिमिट सभी को समझ में आ रही है ना भाई, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा लिमिट। यहां से लिमिट हमारे पास, इसको शुरुआत से देखते हैं एक बार। ये हमारे पास दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए थे। पहले समाकलन क्या हो गया था, ds का समाकलन ds हो गया, इसका समाकलन u dt हो गया, इसका हो गया समाकलन at dt हो गया। अब यहां से लिमिट लगाएंगे, कैसे लिमिट लगाएंगे, यहां से दूरी को बढ़ा रहे हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक में वेग u है, अंतिम वेग v है, और प्रारंभ में दूरी क्या थी, कुछ दूरी नहीं चला था, तो प्रारंभ में दूरी को शून्य मान के चलेंगे। अंतिम में दूरी कहां तक दूरी बढ़ाना है, दूरी यस तक चलना है। तो दूरी कहां से कहां तक बढ़ाना है भाई, इस सूक्ष्म दूरी को समाकलन का मतलब बढ़ाना है कहां से कहां तक, शून्य दूरी से लगा के यस दूरी तक। तो शून्य टू यस हो गया। इसके बाद जो है यहां हमें समय बढ़ाना है, सूक्ष्म समय है, समय को बढ़ाना है। तो समय को कहां से कहां तक, शून्य समय से कहां से समय तक, समय टी तक। तो शून्य से लगा के टी तक, यहां भी सूक्ष्म समय ही है, तो यहां से भी समय को बढ़ाना है कहां से कहां तक, शून्य से लगा के टी तक बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं यहां से अब आगे हमारे पास बनेगा क्या। ये तो लिमिट हमने रख दिया, अब समाकलन करना है इसका केवल समाकलन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है समाकलन ds दिख रहा है। फार्मूला क्या होता है, एक स्टेप और हल कर लेते हैं। समाकलन 0 टू s और ds इज इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन यहां से सूक्ष्म केवल dt है, u सूक्ष्म नहीं है। जो सूक्ष्म नहीं हमने बताया था, जिसके पहले स्मॉल d लग जाएगा वो सूक्ष्म के अंतर्गत राशि बन जाएगी। तो यहां से समय t सूक्ष्म है, t सूक्ष्म है तो केवल सूक्ष्म वाली राशि का ही समाकलन होगा, u का समाकलन होगा नहीं, तो u समाकलन से बाहर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू t और dt हो गया, प्लस यहां से भी t के पहले स्मॉल d लगा है, तो ये t सूक्ष्म है, तो पूरे इक्वेशन में जहां जहां t है वो सूक्ष्म है, उसी का समाकलन होगा, उसी को बढ़ाया जाएगा। तो t के अलावा जो टर्म a है ये सूक्ष्म नहीं है, इसको समाकलन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लिया। समाकलन 0 टू t और इसके बाद क्या बचा, t dt बचा। तो यहां से जो है, चलिए अब समाकलन करते हैं। तो अब समाकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा भाई, बड़े आराम से आपका समाकलन बन जाएगा। यहां से चूंकि एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, चूंकि समाकलन dx का कितना होता है, x होता है। समाकलन dx का कितना होता है भाई, x होता है। और एक फार्मूला और यूज होगा, समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, यहां से एक फार्मूला समाकलन dx बराबर x, यदि x के स्थान पर s रख दें तो समाकलन ds बराबर कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। चूंकि dx बराबर x होता है इसलिए ds बराबर s हो जाएगा। तो यहां से समाकलन ds का कितना बनेगा, s बनेगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट रखी हुई है 0 से लगा के कहां तक, ध्यान से देखिएगा भाई, 0 से लगा के s तक लिमिट रखी है, बराबर। यहां से हमारे पास u का समाकलन होगा नहीं,
और इसके बाद समाकलन dx बराबर x होता है। इस लिमिट से अभी मतलब नहीं होना चाहिए। समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन dt बराबर कितना हो जाएगा? समाकलन x के स्थान पर t रख देना है। समाकलन dx बराबर x तो समाकलन dt बराबर कितना? t हो गया। तो u का होगा नहीं, समाकलन dt का समाकलन कितना हो जाएगा? t हो गया। कहां से कहां तक है समाकलन? समाकलन 0 से लगा के कहां तक? t तक रखा है। और प्लस a का होगा नहीं, ध्यान से देखेंगे भाई, a का होगा नहीं। अब यहां से x की पावर n dx तो t की पावर 1 dt है। x के स्थान पर क्या रख दिया गया है? केवल t रख दिया गया है। x के स्थान पर क्या रख दिया गया है? t रखें यदि, तो यहां से t की घात n dt का कितना होगा? जिस प्रकार x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, इसी प्रकार t की पावर n dt का कितना होगा? t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होगा। तो यहां से जो है t की पावर 1 दिख रहा है, n के स्थान पर क्या है? यहां 1 है। तो फार्मूला t की पावर n dt का कितना होगा भाई? t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? t की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हुआ, बटे n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब 2 हुआ। और लिमिट कहां से कहां तक लगी है? लिमिट आपकी लगी हुई है, ध्यान से देखिएगा, 0 से लगा के t तक लिमिट रखी है। चलिए अब काम बचा है लिमिट हटाने का, तो इसको हटा दे रहे हैं। चूंकि जो है हमारा आगे बढ़ना है तो यहां से हमारे पास बनेगा डेरिवेशन। ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से लिमिट हटाने का काम बचा है। तो एक बार s के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार s के स्थान पर लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए, तो s के स्थान पर अपर लिमिट क्या हो जाएगा? s माइनस s के स्थान पर लोअर लिमिट 0 हो गया, लिमिट हट गई। हमने बताया था s के स्थान पर अपर लिमिट और बीच में माइनस लगाएंगे, s के स्थान पर लोअर लिमिट 0 हो गया। और इसके बाद बराबर u उसी प्रकार। अब इसी प्रकार यहां से t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और t के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाएंगे, तो t के स्थान पर अपर लिमिट क्या हो जाएगा? t हो गया, t के स्थान पर t ही रहेगा, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट क्या रखेंगे? यहां से 0 हो गया। तो t के स्थान पर अपर लिमिट t माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस यहां से a हो गया और t के स्थान पर अपर लिमिट क्या रखेंगे? t रखेंगे। तो उसी प्रकार t स्क्वायर होगा, ध्यान से देखिएगा, t स्क्वायर। ये अभी बटे में 2 है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, अभी केवल t से मतलब होना चाहिए। t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, t के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हुए। तो t के स्थान पर ऊपर t है तो t के स्थान पर t ही रहेगा, तो t स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस लगाएंगे। t के स्थान पर लोअर लिमिट 0, तो 0 का वर्ग कितना होगा? 0, और बटे में 2 रखा था तो 2 रख दिया, लिमिट हट गई। अब इसके बाद इसको आगे यदि हल करें तो यहां से s से 0 घटेगा, s ही बचा, बराबर यहां से इस 0 का कोई मतलब नहीं, u का t के साथ गुणा तो ut हो गया, और प्लस यहां से इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो a गुणे t स्क्वायर बटे में क्या हो गया? 2 हो गया, इस 0 का कोई मतलब नहीं। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, इसके जो है जो a लिखा हुआ है इसके बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं, तो इस 2 को 1 बटे 2 कह सकते हैं यहां से। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कितना बनेगा भाई? s बराबर ut और प्लस यहां से 1 बटे 2 दिख रहा है, 1 बटे 2 दिख रहा है, तो s बराबर ut प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है भाई? गति का द्वितीय समीकरण है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका क्या आता है? गति का द्वितीय समीकरण आता है। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या बनेगा हमारे पास। तो इसको भाई एक बार थोड़ा सा पूरा मोटा मोटा एक बार और देखे ले रहे हैं, फिर इसके बाद तीसरे समीकरण पर चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दोबारा देख रहे हैं इसको, जल्दी जल्दी एक बार देखेंगे। इसको कॉपी में नोट करते चलिए भाई, कॉपी में यदि आपके नोट रहेगा और हम पूरी तरह से समझा देंगे तो आपको कभी भूलने नहीं पाएगा भाई। डेरिवेशन आप कॉपी में बिल्कुल नोट करते चलिए, फिर कॉपी बनाते चलिए सभी लोग। तो ध्यान से देखेंगे, शुरुआत में हमने क्या लिखा था, हमने क्या बताया था भाई? आप एक इमेजिन करेंगे कि एक कोई क्या है? गतिमान वस्तु है,
एक क्या है हमारे पास गतिमान वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है u है। तो माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा समय t पर यस दूरी तय करके, समय t में यस दूरी तय करके, ध्यान से देखेंगे भाई, माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, इसका वेग कितना है भाई, इसका वेग u है। माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। और यहां से जो है तथा वस्तु का त्वरण क्या है, a है। इतनी थ्योरी लिख पाएंगे ना भाई, बड़ी आसान थ्योरी यदि आप समझ पा रहे हैं। माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में यस दूरी तय कर रही है, t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है तथा वस्तु का त्वरण a है। तब यहां से जो है एक फार्मूला होता है, वेग बराबर क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा, वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी कितनी है, यस है, समय t है। यदि समय सूक्ष्म कर दिया जाए, स्मॉल d लगा दिया जाए, स्मॉल d का मतलब सूक्ष्म समय ले ले तो सूक्ष्म समय में दूरी भी क्या तय करेगी, सूक्ष्म दूरी होगी। यदि कम समय है, जैसे यहां से कह दिया जाए 10 मिनट में यहां से 20 मीटर चलती है, तो यहां से जो है 1 मिनट में कितना चलेगी, तो बहुत कम दूरी चलेगी भाई। तो जब समय को हम सूक्ष्म कर देंगे, जब समय ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा रहेगी, जब समय कम हो गया तो दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समय हमने सूक्ष्म कर दिया तो दूरी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तिर्यक गुणा करा देंगे, यहां से जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ds बनेगा। v dt बराबर ds हो गया। अब यहां से करेंगे क्या भाई, यहां से चूंकि हमारे पास इसका पक्ष परिवर्तन कर दो तो ds इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ds बराबर v dt कह सकते हैं। अब इसके बाद यहां से v की वैल्यू रख दो, चूंकि गति का प्रथम समीकरण से हम क्या जानते हैं, ds बराबर v बराबर क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है, और dt उसी प्रकार। अब यहां से dt का पहले पद में गुणा प्लस dt का दूसरे पद में गुणा, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा, dt का इसमें गुणा कराओ तो u dt, और प्लस में क्या हो जाएगा, at dt हो गया। अब यहां से जो है दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ds का समाकलन, तो समाकलन ds इज इक्वल टू पहले पद का समाकलन u dt, और प्लस दूसरे पद का समाकलन at dt। और अब यहां से जो है हमें लिमिट लगाना है, तो दूरी को कहां से कहां तक बढ़ा रहे थे, शून्य से लगा के दूरी कहां तक, यस तक चल रही है। समय कहां से कहां तक, शून्य से लगा के समय t तक चल रहा है। यहां भी समय ही बढ़ाया जा रहा है, समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो शून्य से लगा कहां तक, t तक बढ़ाएंगे। अब यहां से चूंकि समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन ds बराबर कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा। लिमिट ज्यों कहते हो क्या रख देंगे, 0 to s रखेंगे। dx बराबर x होता है तो ds बराबर s हो गया, बराबर हो जाएगा। यहां से u का समाकलन होगा नहीं, u का समाकलन होगा नहीं, ये समाकलन से u क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समाकलन dt, समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन dt बराबर कितना होगा, t हो गया। dx बराबर x तो dt बराबर क्या हो गया, t। कहां से कहां तक करना है भाई, 0 से लगा के कहां तक, t तक करना है। और प्लस यहां से सूक्ष्म t है तो t टर्म इस पूरे इसमें जो है पूरे पद में t सूक्ष्म होगा, उसी को बढ़ाया जा सकता है, उसी का समाकलन किया जा सकता है। a सूक्ष्म नहीं है तो a को समाकलन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहां से क्या बना, t dt बना, तो t की पावर 1 दिख रहा है तो t की पावर n dt का, जिस प्रकार x की पावर n dx का होता है, x की पावर n प्लस 1 तो t की पावर n प्लस 1, तो t की पावर n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, बटे n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हुआ। लिमिट कहां से कहां तक लगी है, 0 से लगा के t तक। अब लिमिट हटाइए, यस के स्थान पर अपर लिमिट यस हो गया, माइनस यस के स्थान पर लोअर लिमिट 0 हो गया, बराबर हो जाएगा u। उसी प्रकार t के स्थान पर अपर लिमिट t हो गया, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट 0 हो गया, प्लस a, और t के स्थान पर अपर लिमिट क्या हो गया, t स्क्वायर, माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट 0 का वर्ग 0 हो गया, बटे में क्या है, 2 है। अब इसके बाद यहां से यस इज इक्वल टू u का t के साथ तो ut, प्लस यहां से a गुणे टी स्क्वायर,
और अपान 2 है, ए टी स्क्वायर अपान 2, तो इसके बगल में एक का गुणा कह सकते हैं, तो यस बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। यही गति का क्या है, दूसरा समीकरण है। चलिए अब तृतीय समीकरण पर चलते हैं भाई। तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण बड़े आराम से आपको बन जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी भाई। इसी प्रकार माना जाएगा, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कोई गतिमान वस्तु, हमने बताया था जो थ्योरी लिखी जाएगी तीरों में लगभग इक्वल रहेगी। माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में यस दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। तथा त्वरण a है। तब ध्यान से देखेंगे भाई, हमने जो बताया था, जो चित्र में समझाया था उसी प्रकार होगा। एक क्या है, ये गतिमान वस्तु है, ये गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग कितने से चल रही है, u से चल रही है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में, ये कितना समय भाई, t समय है। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है। आप बस इमेजिन किया करें भाई कि कोई गतिमान वस्तु है, अपने प्रारंभिक वेग किससे चल रही है, u से चल रही है। माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में कितना विस्थापन तय करके, यस विस्थापन तय करके, यस दूरी तय करके। माना कि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में यस दूरी तय करके, t समय में कितनी दूरी तय कर रही है, यस दूरी, t समय में यस दूरी तय करके वेग v प्राप्त कर लेती है तथा त्वरण कितना है, त्वरण a है। तब यहां से हम जानते क्या है, त्वरण की क्या परिभाषा होती है भाई, त्वरण a बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल्टा v बटे समय अंतराल को क्या कहते हैं, डेल्टा t। यदि यहां से डेल्टा हटा दिया जाए या समय को सूक्ष्म कर दिया जाए, डेल्टा हटा दिया जाए, ध्यान से देखेंगे भाई, यदि डेल्टा हटा दें, डी का जो है यहां से डेल्टा के स्थान पर क्या कर लें, डी कर लें, तो समय जब सूक्ष्म समय है तो वेग भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। उस समय सूक्ष्म समय में वेग क्या कहलाएगा, आपका सूक्ष्म कहलाएगा। तो यह जो है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होता है। हमने डेल्टा और डी दोनों परिवर्तन दिखाते हैं, सूक्ष्म दिखाते हैं। तो यहां से डेल्टा के स्थान पर हमने क्या कर लिया, डी कर लिया, डीवी अपान डी टी कर लिया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा ds का हमने अंश और हर में गुणा कर देंगे, ds का अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहां से ध्यान से देखें, यहां से देखिएगा भाई, a बराबर यहां से इस dt को इधर ले जाइए, ds को इधर ले आ सकते हैं। गुणा में चूंकि जो है क्रम विनिमय लागू हो सकता है, तो dv अपान में क्या हो जाएगा, ds को यहां पर ले आएंगे तो ds हो गया, और गुणे में यहां से ऊपर ds, उसी प्रकार बटे में नीचे को हमने केवल बदला है, ds को इधर ले आए, dt को इधर ले जाइए तो dt हो गया। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से हमारे पास जो है बनेगा क्या, तो यहां से भाई ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इतना रखा हुआ a इज इक्वल टू कह सकते हैं, इसको पहले रख लीजिए, तो ds अपान dt और इनटू में क्या हो जाएगा, dv अपान ds, ये वही रखा हुआ है भाई। यहां से जो है इसको गुणा में क्रम विनिमय क्रम बदला जा सकता है, ds अपान dt इनटू में क्या है आपका dv अपान ds। अब एक फार्मूला क्या होता है भाई, ये आपका क्या है, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से चाल या वेग कितना है आपका, u है।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अभी पिछले डेरिवेशन में दिखाए थे कि u बराबर क्या था, v बराबर क्या था आपका, दूरी ds बटे क्या होता था, dt होता था। तो उसी प्रकार यहां पर भी होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां से हमारे पास यहां से कंडीशन क्या बनेगी, ये कितना है आपका, ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये कितना रखा हुआ, ये दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो यहां से a इज इक्वल टू चाल को v मान के चलेंगे। यहां से दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये d पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। यहां से यस बटे t दिख रहा है, यस दूरी है, t समय है, तो दूरी बटा समय के स्थान पर क्या रख दिया हमने, चाल रख दिया। इनटू में dv अपान ds उसी प्रकार है। अब तिर्यक गुणा करा दो, तो ds का a के साथ गुणा कराएंगे, dv का v के साथ गुणा कराएंगे। तो यहां से जो है dv का v के साथ बटे में 1 दिख रहा है, तो dv का v के साथ और 1 के साथ, तो यहां से v dv हो गया। v dv का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो v dv बराबर a ds बना, बराबर क्या हो जाएगा, a ds हो गया। अब यहां से जो है क्या करेंगे भाई, समाकलन करना है बस केवल। यहां से क्या करेंगे भाई, समाकलन। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन। तो इधर का समाकलन ध्यान से देखिएगा, यहां से जो है हमारे पास इधर का जो समाकलन बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास इधर का समाकलन होगा, समाकलन v dv बराबर हो गया समाकलन a ds। अब यहां से जो है देखिए हम वेग बढ़ा रहे हैं, dv जहां भी स्मॉल d आ जाए वो सूक्ष्म होगा, और इतना तो पता ही है कि सूक्ष्म राशि ही बढ़ाई जा सकती है। जो ऑलरेडी बड़ी है उसे हमें बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो सूक्ष्म क्या है, इस पूरे इक्वेशन में क्या है, वेग सूक्ष्म है। वेग को हम बढ़ा रहे हैं, वेग को कहां से कहां तक बढ़ाएंगे, प्रारंभिक वेग u से कहां तक वेग बढ़ा रहे हैं, देखिए v तक बढ़ा रहे हैं। वेग u से कहां तक बढ़ा रहे हैं, v तक बढ़ा रहे। तो साफ सा है, पहले वेग u था, u से बढ़ के कितना हो गया था, v हो गया था। तो वेग सूक्ष्म वेग को समाकलन का मतलब बढ़ा रहे हैं, कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, u से लगा के v तक बढ़ा रहे हैं। अब यहां से दूरी है, दूरी पहले प्रारंभ में दूरी शून्य थी, शून्य के मान के चले थे, और t समय में दूरी कितनी हो गई थी, यस हो गई थी। जब जो है प्रारंभ में वस्तु चल रही थी, यहां से ये प्रारंभ में वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग u था, t समय में उसका जो है यस दूरी तय करके कितना वेग हो गया था, v वेग हो गया था। तो प्रारंभ में इसकी दूरी कितना मान के चलेंगे, शून्य मान के चलेंगे, दूरी यस तक। तो दूरी शून्य से लगा के दूरी यस तक बढ़ाना है। ये सूक्ष्म दूरी को, जो d दिख रहा है ये सूक्ष्म दूरी है, तो सूक्ष्म दूरी को समाकलन करना है, बढ़ाना है, कहां से कहां तक, शून्य से लगा के यस तक बढ़ाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा भाई, ये फार्मूला क्या बनेगा, यहां से जो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है क्या, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। इस लिमिट से मतलब नहीं रखना है, v की पावर 1 dv दिख रहा है, तो x यदि x होता v के स्थान पर, v के स्थान पर x होता, तो x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x के स्थान पर केवल v रख दिया गया है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दिया गया, v रख दिया गया है। तो v की पावर n dx का कितना होगा, v की पावर n का मान 1 है, v की पावर n dv का कितना होगा, v की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, v की पावर, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा भाई, v की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब यहां से v की पावर n dv का कितना होगा, v की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो v की पावर n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1, और बटे n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, यहां भी क्या हो गया आपका 2 हो गया। और इसके बाद जो है लिमिट कहां से कहां तक लगी है भाई, लिमिट लगी है आपकी u से लगा के v तक लिमिट लगी हुई है, बराबर क्या रखा है, a
जो है ध्यान से देखिएगा भाई, सूक्ष्म केवल जो स्मॉल डी लग जाता है वही सूक्ष्म होगा, तो सूक्ष्म दूरी है, त्वरण यहां सूक्ष्म नहीं है, तो त्वरण समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो सूक्ष्म नहीं है उसका समाकलन नहीं होना, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, तो त्वरण सूक्ष्म से बाहर हो जाए, समाकलन से बाहर हो जाएगा। बचा क्या आपका समाकलन 0 to s ds। अब यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, ds का समाकलन करना है, लिमिट बाद में लगा देंगे। जैसे dx बराबर x होता है, समाकलन dx बराबर x, तो ds बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर x होता है तो ds बराबर s हो गया। और इसके बाद समाकलन में लिमिट कहां से कहां तक लगी है भाई, लिमिट लगी 0 to s लगी हुई है। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, यहां से हमारे पास a का समाकलन होगा नहीं, समाकलन ds कितना हो जाएगा, जैसे समाकलन dx बराबर x होता है तो समाकलन ds बराबर कितना हो गया, s हो गया। अब इसके बाद यहां से आगे देखेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा भाई, अब लिमिट हटाना है हमें, तो v के स्थान पर अभी बटे में दो लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट, v के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, तो v के स्थान पर क्या हो जाएगा, v ही रहेगा, तो v स्क्वायर, और बीच में माइनस लगाएंगे। v के स्थान पर लोअर लिमिट रखिए, तो v के स्थान पर क्या रखेंगे, u रखेंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। v के स्थान पर अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस v के स्थान पर u रख दिया तो u स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या रखा है, 2 रखा है, बराबर हो गया a, और इनटू में लिमिट ध्यान से देखिएगा भाई, s के स्थान पर अपर लिमिट s माइनस s के स्थान पर लोअर लिमिट 0 हो गया। अब इसके बाद यहां से जो है ये गुणे में कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, या तिर्यक गुणा करा दीजिए भाई सीधा सा। यहां से जो है इस शून्य का कोई मतलब नहीं, इस शून्य का कोई मतलब नहीं है, यहां से a इंटू एस है तो 2 का इधर गुणा करा दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 और as रखा हुआ है, तो यहां से जो है हमारे पास u स्क्वायर को उधर ले जाइए, ये माइनस में उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो v स्क्वायर बराबर ये उधर जाए किस में हो जाएगा भाई, प्लस में, तो u स्क्वायर और प्लस में कितना बनेगा, 2as हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, गति का तृतीय समीकरण होगा। चलिए जल्दी जल्दी बिल्कुल 5 मिनट में इसको और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यही रिवीजन कर लेते हैं इसी में जो लिखा हुआ है। तो देखिए भाई, इसको एक बार इसी में पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले गति का तृतीय समीकरण तो मानेंगे क्या, सबसे पहले एक गतिमान वस्तु मानेंगे, तो माना कि कोई एक गतिमान वस्तु, माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग, कितने प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। माना कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है तथा t समय में s दूरी तय करके वेग v प्राप्त कर लेती है तथा त्वरण कितना है, त्वरण v है। तब यहां से क्या होगा भाई, फार्मूला क्या जानते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, ये dv वेग परिवर्तन दिखा रहा है, बटे समय अंतराल, dt समय अंतराल दिखा रहा है, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ds का अंश और हर में गुणा करा दिया, तो यहां से dt को इधर ले जाओ, ds को इधर ले आओ थोड़ी देर के लिए, तो dv अपान क्या हो जाएगा, ds, और इनटू में ds अपान क्या हो जाएगा, dt हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर, यहां से इसको पहले रख लो तो ds अपान dt इंटू dv अपान ds हो गया। अब यहां से जो है तिर्यक, ध्यान से देखिएगा भाई, ds अपान dt को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से d अभी दिमाग में नहीं रखना है, s दूरी है, t समय है, तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल होता है, चाल क्या हो गया, v हो गया, v यहां से क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, तो दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया, तो a इज इक्वल टू चाल गुणे यहां से dv अपान ds हो गया। अब तिर्यक गुणा करा देंगे, a के बटे में 1 कह सकते हैं, तो यहां से v dv का 1 के साथ, तो v dv बराबर क्या हो जाएगा, a ds हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन v dv हो गया, इसके बाद बराबर समाकलन a ds हो गया, तो dv यहां से जो है वेग का समाकलन करना है, सूक्ष्म क्या है, वेग है, वेग को बढ़ाना है, तो वेग को कहां से कहां तक बढ़ाना है, प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक बढ़ाना है, u से लगा के v तक वेग को क्या करना है, बढ़ाना है, और इसके बाद a समाकलन होगा नहीं, a जो है हमारा समाकलन से बाहर हो जाएगा, और इसके बाद ये ds है,
डीएस को कहा दूरी कहां से कहां तक बढ़ाना है, प्रारंभ में दूरी को शून्य मान के चलेंगे, शून्य दूरी से कहां दूरी तक, यस दूरी तक बढ़ाना है। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है एक्स की पावर एन डीएक्स का, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, तो वी की पावर एन डीवी का कितना होगा, वी की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, तो यहां से वी की पावर एन प्लस वन का मतलब वन प्लस वन, वी की पावर वन प्लस वन बटे वन प्लस वन, तो वी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और कहां से कहां तक समाकलन है, यू से लगा के वी तक है, बराबर ए का समाकलन होगा नहीं और समाकलन डीएस, तो समाकलन जिस प्रकार समाकलन डीएक्स का एक्स होता है, तो समाकलन डीएस का कितना हो जाएगा, समाकलन डीएस का यस हो जाएगा। और कहां से कहां तक समाकलन, जीरो से लगा के यस तक है। अब इसके बाद देखिए लिमिट हटाने का काम बचा, एक बार v के स्थान पर अपर लिमिट, तो v के स्थान पर v ही है तो v स्क्वायर और बीच में माइनस लगाएंगे, एक बार v के स्थान पर लोअर लिमिट तो v के स्थान पर u हो गया तो u स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या था 2 है, लिमिट हट गई, बराबर a इंटू यस के स्थान पर अपर लिमिट तो यस के स्थान पर यस हो गया, इस प्रकार सॉल्व किए थे भाई, यस के स्थान पर यस हो गया माइनस यस के स्थान पर लोअर लिमिट तो यस के स्थान पर शून्य हो गया, इस शून्य का कोई मतलब नहीं तो केवल क्या बचा था, यस बचा था, तो a इंटू क्या हो गया, यस हो गया। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस में इसको इधर ले जाइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। तो ये हमारे पास क्या है भाई, गति का तृतीय समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण। अब इसके बाद चलिए यहां से ये दोनों तीनों जो है आपका कलन विधि से तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति हो गई, बढ़िया रिवीजन कीजिएगा, अर्धवार्षिक या वार्षिक में कोई एक डेरिवेशन फंस जाता है इनसे, कोई एक आता है परीक्षा में, बिल्कुल 100% आता है, श्योर रहता है। और इसके बाद चलिए कुछ दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए, तो चलिए भाई देखते हैं, यहां से 2 होमवर्क दिया गया है। पहला नंबर होमवर्क क्या है, टी समय पर किसी कण का त्वरण, ये त्वरण है आपका कितना भाई, त्वरण रखा हुआ है आपका a इज इक्वल टू कितना है, ए टी प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर, नियतांक ए बी तथा सी की विमाएं निकालना है, ए की निकालना है और कैपिटल बी की निकालना है और सी की निकालना है। तो इस तरह के सवाल बताया गया था कि यहाँ से जो है क्या होता था भाई, यदि कोई भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई गई हैं तो उनकी विमाएं समान होती हैं, यह समान विमा वाली, समान विमा और मात्रक वाली राशियां ही जोड़ी और घटाई जाती हैं। तो यदि ये 2 राशियां जुड़ी हुई हैं टी और टी स्क्वायर, तो इनकी विमाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो सी की विमा बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की विमा, तो सी की विमा बड़े आराम से निकल आएगी। फिर इस समीकरण में सभी पदों की आपस में विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, अर्थात ए की विमा बराबर ए टी की विमा बराबर बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर की विमा, तो सी प्लस टी स्क्वायर की इसको जोड़ना नहीं है, इसमें किसी एक की विमा जो आएगी वही रहेगी भाई। यहां से ऐसा नहीं है कि सी की विमा कुछ आई, टी स्क्वायर की कुछ आई तो जोड़ दिया, यहां से सी प्लस टी स्क्वायर का, इस तरह का एक वीडियो दिया गया था पूरा, 1-2 वीडियो इसी प्रकार के थे, 2 वीडियो, तो आप पिछले वीडियो देखेंगे, पिछले पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए बी और सी की विमाएं ज्ञात करना है भाई। इसी प्रकार किसी समय टी पर एक कण का वेग समीकरण v बराबर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, सी का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही कंडीशन करना है। सभी लोग जिनको भूल गए इस तरह के सवाल, आप पिछले पार्ट एक बार और देखेंगे, इस तरह के जो सवाल कराए गए थे आपको दिमाग में चढ़ जाएंगे, और इसके बाद इनको होमवर्क करके बिल्कुल सही तरीके से आप सही से पढ़िए। यदि आपको आगे 12वीं के बाद कुछ कंपटीशन करना है तो 11वीं सही तरीके से पढ़िए, बिल्कुल लापरवाही ना करिए। और ये होमवर्क करके भाई इस मोबाइल नंबर पर सभी को जो है मोबाइल नंबर जो है हमारे पास ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें फोटो खींच के भेजिए, और जो कॉपी बना रहे हैं प्रॉपर वे में उसको भी कुछ दिखाइए कि हाँ जो है कॉपी बन रही सही तरीके से चल रहा है बिल्कुल। और यहां से यदि आपको जो है भाई वीडियो पसंद आया है, वीडियो सही तरीके से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि समझ में आ गया है पूरा ये जो है गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कलन विधि से, तो नीचे से लिख देंगे कि समझ में आ गया है। काफी लोग भाई पूरा वीडियो देख लेते हैं और बताते नहीं कि समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट में नीचे लिखिए कि समझ में आ गया है।